क्या 14,550 रुपए लगाकर 5800 से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर। लेकिन क्या इंडो एमआईएम आईपीओ वाकई में इतना स्ट्रांग है या सिर्फ जीएमपी का हाइप है जिसकी वजह से इसकी इतनी डिमांड बढ़ी हुई है? आज हम फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। डिसीजन आपको अपना खुद लेना है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं सीए सैयद कासिम हुसैन और आप देख रहे हैं सीए ब्रेन्स। आज हम इंडो एमआईएम आईपीओ के रिव्यू करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स, बिजनेस वैल्यूएशन, जीएमपी, रिस्क और आपका अपना फाइनल वर्डिक्ट जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप इसमें अप्लाई करने वाले हो कि नहीं। इस वीक में 3 आईपीओस आए हुए हैं, तो अपने फंड्स को ध्यान रख के इन्वेस्ट करिए कि आपको किस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना है। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में कि इस आईपीओ के बारे में जानते हैं कि ये आईपीओ 23 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक ओपन है फॉर सब्सक्रिप्शन और इसका प्राइस बैंड जो है वो 461 रुपीज से लेके 485 के बीच में रखा गया है, जिसकी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग हमारी 30 जुलाई 2026 को होने वाली है। ये कंपनी एक ग्लोबल लीडर है मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। मतलब कहने का ये है कि ये एक 1996 के अंदर कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। जो भी आपकी ऑटोमोटिव कंपनीज है, डिफेंस कंपनीज है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एमआईएम मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। अगर आप इसके बारे में जाने तो ये ग्लोबल फुटप्रिंट, इसका 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया, यूएसए, यूके एंड मैक्सिको। सेल्स ऑफिसेस इसके यूएसए में, जर्मनी में, चाइना के अंदर है और ये कंपनी 40 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। 1100 से ज्यादा इसके ग्लोबल कस्टमर्स हैं और 6400 प्लस प्रोडक्ट्स के अंदर ये कंपनी डील करती है। ये दुनिया की लीडिंग मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी है। इसके कंपोनेंट्स ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एरोस्पेस और मेडिकल सर्विसेज में यूज होते हैं। तो बाकी ये तो कंपनी की डिटेल्स हो गई। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स के अंदर कि इसके 3811 करोड़ का ये टोटल आईपीओ है, जिसके अंदर 499 करोड़ का तो फ्रेश इशू है। रेस्ट 3311 करोड़ रुपीस जो है वो ऑफर फॉर सेल है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि खाली 499 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, बाकी जो है वो हमारे इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो उनके पास ये पैसा जा रहा है क्योंकि ऑफर फॉर सेल है। अपर प्राइस बैंड मैंने बताया 485 रुपए का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक रिटेल इन्वेस्टर को इसमें 14,550 का करना है, जिसमें आपको 30 शेयर का एक लॉट मिलने वाला है। करेंटली जब मैंने इसको पीपीटी को तैयार किया तो इसका जीएमपी 194 रुपीज के अप्रोक्सीमेट चल रहा था, मतलब 40% के आसपास। जो अभी आज वीडियो शूट करते समय जो भी जीएमपी होगा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर अपडेट कर दूंगा। थोड़ा सा 8-10 रुपए रिड्यूस हुआ। बाकी इसकी टाइमलाइंस आप देख सकते हो। ओपन हुआ 23 जुलाई को, क्लोज होगा ये 27 जुलाई को। अलॉटमेंट इसका 28 को हो जाएगा और लिस्टिंग इसकी एक्सपेक्ट करी जा रही है 30 जुलाई 2026 को। अब इंडो एमआईएम कैसे एक अलग कंपनी है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमआईएम कैपेसिटी वाली कंपनी है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इसका बिजनेस है। इसकी रेवेन्यू जो है वो 40 प्लस कंट्रीज से आ रही है, बेनिफिटिंग फ्रॉम चाइना प्लस वन शिफ्ट। बहुत सी कंपनीज जो अब ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं तो वो चाइना के अलावा भी दूसरी कंट्रीज से सप्लाई रही हैं, तो उसमें इंडिया के अंदर अगर सप्लाई ली जाएगी तो इस कंपनी को इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब अगर देखा जाए इसके स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सारे पैरामीटर्स हम चेक करेंगे कि कैसे रहे हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर 24, 25 और 26 के अंदर। आप इसमें देख सकते हो रेवेन्यू, एबिटा, पैट सभी इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है। लेकिन अगर आप पैट की परसेंटेज देखोगे तो 2025 से 2026 के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। लेकिन नीचे मैंने लिख रखा है रेवेन्यू ग्रू 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड पैट सर्ज्ड 26% ऑन ईयर ऑन बेसिस in financial year 26. Net worth rose to 2820 crore while borrowings declined, reflecting strong operational execution and improving financial growth. तो इस चार्ट से हमें इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 21.26% है, वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.6% है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39% है, मतलब इसकी डेट काफी कम है, तो नेग्लिजिबली आप इसको मानोगे तो ये एक अच्छी चीज है। पैट मार्जिन 12.72, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन ठीक है। एबिटा मार्जिन इसका आप देखोगे 25.54% है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट डाल रखा है, एबिटा मार्जिन हैज सॉफ्टेंड स्लाइटली वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 25, अ माइनर वॉच पॉइंट नॉट अ रेड फ्लैग। थोड़ा सा 3% के आसपास इसका एबिटा मार्जिन 28% से रिड्यूस होकर 25.54% के ऊपर आया है। अब अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो पोस्ट आईपीओ इसका ईपीएस जो होगा वो 10.79 रुपीस होगा। पी रेशियो इसका 44.95 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.63 रहने वाला है।
फंड्स एलोकेशन मैंने आपको बताया 499 करोड़ इसका फ्रेश इशू है, रेस्ट इसका ऑफर फॉर सेल है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, जो भी इसका डेट इक्विटी रेशियो वो और रिड्यूस हो जाएगा। बाकी जो फंड्स इसके यूज होंगे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर होने वाले हैं। यही इसका जो फ्रेश इशू है उसका मेन पर्पस बताया जा रहा है। आईपीओ इज प्राइस्ड एट अ प्रीमियम, डेट प्रीपेमेंट विल स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट सिग्निफिकेंटली। जो भी इसके 499 करोड़ रुपए आएंगे वो इसकी बोरोइंग्स को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाएंगे, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, तो हो सकता है बिलो द लाइन वाले प्रॉफिट्स थोड़े से इंक्रीज हो। अगर जीएमपी ट्रेंड की बात करें, जीएमपी मैंने ऑलरेडी बताया कि 40% के आसपास चल रहा था, जो 194 से 195 रुपीस था, जो अब रिड्यूस होकर 184 से 185 रुपए के ऊपर आ चुका है। करंट जीएमपी भी मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट के जरिए स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। अब इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज, रिस्क और लिस्ट इन गेन प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा। ये प्रोबेबिलिटीज जो डेटा अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर उसके बेसिस पे है, और कोई जरूरी नहीं है कि जो जीएमपी के अंदर बताया जा रहा हो उसी के ऊपर लिस्टिंग हो। ऐसा आप देख सकते हो, अभी ये एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ आया था, जीएमपी तो ज्यादा चल रहा था लेकिन लिस्टिंग उसकी 6-7% के ऊपर ही हुई थी। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर हम इसके जान लें तो चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, मतलब इसके अंदर अब दूसरी कंट्रीज से भी कंपोनेंट्स परचेज किए जा रहे हैं। तो अगर चाइना के अलावा किसी और कंट्री से लिया जाएगा, इंडिया के अंदर अप्रोच होता है, तो इसमें एमआईएम को एक बेनिफिट मिल सकता है। राइजिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस स्पेंडिंग, कंट्रीज जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रही हैं, वॉर चल रहे हैं, तो डिफेंस और एरोस्पेस स्पेंडिंग अब बढ़ चुकी है, जिसमें भी कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट होगी जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो इससे एक अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि ये कंपनी को बेनिफिट मिल सके। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी इसके कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो वहां पे भी एक अच्छा एक्सपेंशन का चांस है। इंक्रीजिंग ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स आजकल बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इंडिया के बाहर है, अक्रॉस डिफरेंट नेशंस है, तो वहां पे भी एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या रिस्क है उस पर आपको ये ध्यान देना है कि इसका वैल्यूएशन ऑलरेडी प्रीमियम साइड पे है, 44+ है, पी रेशियो इसका लार्ज ओएफएस है, ऑल्दो ये रेड फ्लैग नहीं है। 3311 जो है वो ओएफएस को जा रहे हैं, बाकी खाली 499 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। अब इसकी जो मार्केट डिपेंडेंस है वो मेजरली ऑन एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट्स कुछ रुकते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो इस कंपनी के अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रिस्क है जिनको आपको ध्यान रखना है। मेरा काम है आपको इंटीमेट करना कि क्या क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बेसिस के ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर मार्केट में ग्लोबल स्लो डाउन आता है या फिर मान लीजिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से इसके मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो भी इस कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी जैसा कि जीएमपी चल रहा है तो मानी जा रही है कि हो सकता है 35 से 40% की लिस्टिंग गेन इसके अंदर मिल सके, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर है कि क्या उसमें होगा, कुछ बताया नहीं जा सकता। ओवरऑल अगर रेटिंग करेंगे बिजनेस मॉडल के ऊपर तो इसमें मैं 5 स्टार इसको दूंगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है, ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छी है, वैल्यूएशन ऑलरेडी हायर साइड के ऊपर है, लिस्टिंग गेन भी हो सकता है। अगर जो इसके अंदर मार्केट में हाइप बनी हुई है उसी के अकॉर्डिंग रहा तो लिस्टिंग गेन के भी चांसेस रहेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन ये मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस होने वाली है कि आपको इसके अंदर सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको इस आईपीओ की डिटेल समझ में आई हो, इसका बिजनेस मॉडल समझ में आया, उसके फाइनेंशियल समझ में आया, उसका वैल्यूएशन समझ में आया हो, तो अपनी एक डीप स्टडी करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आने वाले 3 आईपीओस में हमें किस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना है, और साथ ही मुझे भी कमेंट करके बताओ कि आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो, ताकि मैं भी देख सकूं कि मुझे भी अभी ये डिसाइड करना है कि मुझे तीनों में से किस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।